देहरादून में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का लाभार्थी सम्मेलन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया लाभार्थियों से संवाद। पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बताया प्रतिबद्ध। सावन माह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया प्रदेशवासियों के नाम संदेश। कहा, हर बूंद और हर पौधे का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 8 अगस्त को करेंगे जनसभा को संबोधित। हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब। प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता। शिव भक्तों ने पूजा अर्चना कर की सुख समृद्धि की कामना। यूपी में मानसून फिर हुआ सक्रिय। लखनऊ समेत कई जिलों में सुबह से हो रही लगातार बारिश। मौसम विभाग ने सभी 75 जिलों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर के लाभार्थी सम्मेलन में योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी पूंजी जनता का विश्वास है। डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है, जिससे लाभार्थियों को आधुनिक और रोजगार शिक्षा मिल सके। समान नागरिक संहिता महिलाओं के अधिकार, सामाजिक समरसता और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, स्वरोजगार, किसानों की आय बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नरसिंह पीठाधीश्वर और सनातन धर्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वामी रसिक महाराज ने शिष्टाचार भेंट की। सीएम धामी से उन्होंने जनहित, प्रदेश हित और धार्मिक महत्व के जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। स्वामी रसिक महाराज ने आगामी अर्धकुंभ मेले को देखते हुए रायवाला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गंगा घाट निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिससे हरिद्वार में यातायात का दबाव कम हो सके। उन्होंने कहा कि हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर खांड गांव क्षेत्र की शराब दुकान को प्रतीत नगर स्थानांतरित किया जाए। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण, वेतन वृद्धि और राज्य सेनानी का दर्जा दिया जाए। स्वामी रसिक महाराज ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में संतों को प्रतिनिधित्व और जिला योजना समितियों में समर्पित भाजपा कार्यकर्ताओं को शामिल करने का सुझाव भी दिया। ये मांग हमारी आज से नहीं है। मेरे जो पूज्य दादा गुरु थे स्वामी कृपात्री जी महाराज, ये मांग उन्होंने 1972 में सरकार के आगे रखी थी। उसके बाद हमारे गुरुजी थे शंकराचार्य प्रभुलिंग स्वामी माधवासन जी महाराज, वो ज्योतिर्मठ से ही आते थे, उत्तराखंडी पहाड़ी मूल के महात्मा थे। उन्होंने भी ये मांग सरकार के आगे रखी। आदरणीय वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने एक एक फरियादी से बातचीत कर उनकी शिकायतों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर जल्द और प्रभावी समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई हो और किसी भी फरियादी को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 4 दिन के सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस के आसार हैं। विपक्ष बिजली, बेरोजगारी, किसानों के लिए खाद, छात्र आंदोलन और राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और पहली बार सदन में पूरा वंदे मातरम गाया गया। सरकार कई विधेयक और अहम रिपोर्ट भी पेश कर सकती है।
वहीं अमरोहा के मंडी धनोरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उन पर साधु संतों का अपमान करने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई और सांसद पद से हटाने की मांग की। प्रदर्शन में विहिप और बजरंग दल के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। पुतला फूका है, ये पप्पू यादव और विपक्ष का पुतला फूका है, जो आए दिन हिंदुओं को बदनाम करने के लिए नया नया षड्यंत्र रचकर और हिंदुओं को बदनाम करने का ये काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि सदन के बाहर पप्पू यादव और विपक्ष में साधु संतों के भेष में डालकर उन्होंने जो षड्यंत्र के तहत हिंदू को बदनाम और साधु संतों के बदनाम करने के लिए जो नई एक षड्यंत्र रचा है, उसके उपलक्ष्य में आज अमरोहा जिले ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव विपक्ष का पुतला फूका है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने तेज कर दी है। कांग्रेस ने चुनावी अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा से करने की रणनीति बनाई है। पार्टी की प्रस्तावित रैली 8 अगस्त को होगी। रैली के लिए हल्द्वानी पहली पसंद माना जा रहा है। हालांकि उधम सिंह नगर को भी विकल्प में रखा गया है। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि रैली पर अंतिम फैसला दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक दिवसीय उत्तराखंड दौरा रहेगा। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन विस्तार, विधानसभावार प्रभारियों की नियुक्ति, स्टार प्रचारकों की सूची, घोषणा पत्र समिति के गठन और 2 से 3 महीने की चुनावी रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। हल्द्वानी का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से बना है कि पहाड़ और मैदान दोनों की तरफ की जो हमारी जनता है, दोनों की तरफ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो लोग वहाँ आसानी से पहुँचेंगे। हल्द्वानी जो है हमारा कुमाऊं मंडल का सेंटर प्लेस है, तो वहाँ से हम रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के, चंपावत के लोगों को वहाँ ला सकते हैं। और इधर से उधम सिंह नगर से जो हमारी जो उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा है, यहाँ की जनता वहाँ जा सकती है। वहीं हरिद्वार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जन सुनवाई में 16 आवेदन आए, जिसमें से 9 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि 7 शिकायतों को समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को भेज दिया गया। जन सुनवाई में अतिक्रमण, अवैध खनन, पेंशन और भूमि विवाद से जुड़ी सबसे ज्यादा शिकायतें आई। वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जन सुनवाई में प्राप्त जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता और संवेदनशीलता के साथ करने के निर्देश दिए हैं। वहीं टिहरी के प्रतापनगर स्थित पंचदेव मंदिर आस्था और सनातन संस्कृति का अनूठा केंद्र है। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से श्रद्धालुओं को 4 धाम यात्रा के समान पुण्य मिलता है। मंदिर में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से जुड़े देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। सावन, नवरात्र और अन्य पर्वों पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित यह मंदिर धार्मिक आस्था के साथ साथ टिहरी की सांस्कृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। प्रजा के लिए एक सुविधाजनक संकेत दिया था कि यहाँ पर जो लोग बद्रीनाथ नहीं जा सकते हैं, उन लोगों को आसानी हो, भगवान बद्री विशाल के दर्शन हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी यही बताना चाहूँगा कि जितने भी श्रद्धालु बद्रीनाथ ना जा करके आप यहाँ पर प्रतापनगर के पौराणिक स्थान पर आए, इस मंदिर का लुत्फ उठाएं और यहाँ पर झील के बीच ऊंचाई पर बसा है प्रतापनगर, इसका आनंद लें। वहीं अयोध्या में संसद परिसर के प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा कार्यकर्ताओं ने सांसद अवधेश प्रसाद के पोस्टर पर जूते चप्पल चलाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। अजीत प्रसाद और पारसनाथ यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। अजीत प्रसाद ने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि दलित समाज इस अपमान का जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव में देगा। किया गया आरोप लगा रहे हैं, क्या आज कार्रवाई आप लोग? देखिए, विश्वगुरु जो अपने को बनते हैं, जब पतंग में राम जी का चित्र लगा के उड़ा रहे थे तो क्या सनातन का अपमान नहीं हुआ? जब नितिन नवीन जब लखनऊ की धरती पर पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बन के आते हैं तो छोटे से बच्चे को हनुमान जी बना के और उसके दाहिने हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर और उसको नचाते हैं अपनी गाड़ी के सामने, तो क्या सनातन का अपमान नहीं हुआ? अनुराग ठाकुर जो अपने को सांसद बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो जब भगवा पहन के मीट मछली मुर्गा खाता है तो क्या सनातन का अपमान नहीं हुआ? यहाँ से लोकसभा
अवधेश प्रसाद जी जीतते हैं। इनको कष्ट बस इतना है कि वो दलित समाज से आते हैं, वो कैसे जीत गए, इनके पेट में दर्द है। इसीलिए जो है ये संत मैं नहीं कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने अवधेश प्रसाद जी के चित्र पर जूता चप्पल चलाया है। और आने वाले चुनाव में 2027 में दलित समाज दिखा देगा कि उसकी ताकत क्या है, और एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारेगी और प्रदेश में देखिएगा पुनः अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं चंपावत में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। प्रत्येक दावे और आपत्ति का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। पहली बार नोटिस नहीं मिलने पर दोबारा नोटिस जारी कर जरूरत पड़ने पर नोटिस चस्पा कर सत्यापन पूरा करें। जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बढ़ाने और निर्वाचन आयोग की नई बुक ए कॉल विद BLO सुविधा का व्यापक प्रचार भी किया जाए। वहीं अपर जिलाधिकारी KN गोस्वामी ने बताया कि लोहाघाट और चंपावत विधानसभा क्षेत्रों में कुल 57,261 नोटिसों में से 54,455 का वितरण पूरा हो चुका है। जनपद में 95% नोटिस वितरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। वहीं नैनीताल में ताकुला के महर्षि विद्या मंदिर में 3 दिवसीय इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। शिक्षकों के शैक्षणिक और व्यावसायिक कौशल को विकसित कर आधुनिक शिक्षा पद्धतियों से प्रशिक्षित करना कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जीवन गोस्वामी शंकर सिंह और भोला दत्त जोशी ने शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। वक्ताओं ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा, नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व विकास और शिक्षक की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। प्रशिक्षण में प्रभावी कक्षा प्रबंधन, नवाचार आधारित शिक्षण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर गतिविधि आधारित सत्र भी आयोजित किए गए। वहीं विद्यालय के प्राचार्य निर्मल पांडे ने अतिथियों का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण शिक्षकों की कार्यकुशलता बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। 34 सालों की राजनीति से वहीं लोहाघाट में मानेश्वर धाम को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने को लेकर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान 1.5 टन प्लास्टिक कचरा हटाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वहीं अभियान में जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वन विभाग, सरा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों, समाज सेवियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं अभियान के दौरान करीब 1 से 1.5 टन प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट एकत्र कर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सभी बता दें कि स्वच्छता और प्रकृति संरक्षण का संदेश प्रसारित किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाए रखना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। अभियान में अपर जिलाधिकारी, SDM समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। स्वच्छता के लिए कहने की आवश्यकता नहीं होती, ये अंतर मन से जब प्रेरणा आती है तब होता है। हमारा परिवार हो, स्थान हो, ये देव स्थान हो, पर्यटक स्थल हो, कहीं भी हो, हम सब ये प्रयास करें कि हम एक तो पर्यावरण के खिलाफ विरुद्ध जो भी गतिविधियां हैं उनका वहां से समूल नष्ट करें। जी के द्वारा हम ये लगातार दिशा निर्देश और आदेश आते रहते हैं कि जो हमारे मुख्य पर्यटन स्थल हैं, हमारे धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पे निरंतर हमारे सम्मानित नागरिकों का आवागमन होता रहता है, उनको स्वच्छ रखा जाए। और इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी वर्तमान में जो है कई सारे आदेशों के माध्यम से शहर में स्वच्छता, प्लास्टिक वेस्ट उन्मूलन और इस तरह कई सारे जनोपयोगी कार्यों के दिशा निर्देश प्रदान किए गए। वहीं सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार के दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शिव भक्तों से मुलाकात की। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने श्रद्धालुओं को फल वितरित कर स्वागत किया। मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि सावन और कावड़ मेले को लेकर सभी प्रमुख शिवालयों में सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, स्वच्छता और स्वास्थ्य समेत अन्य जरूरी सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। पूरे कावड़ मेला क्षेत्र में सेक्टर अधिकारियों की तैनाती की गई है। प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है। अब तक 70 लाख से अधिक शिव भक्त हरिद्वार पहुंच चुके हैं। प्रशासन का लक्ष्य प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करना है।
देखिए, कावड़ मेले को देखते हुए और आज प्रथम सोमवार है, उसको देखते हुए सभी मंदिरों में व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी जगह पंक्तिबद्ध तरीके से श्रद्धालु दर्शन करें और इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। साफ सफाई भी मेंटेन रहे मंदिरों और उसके आसपास, साथ ही पार्किंग व्यवस्था सुचारू रहे और किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए सभी जगह सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर की तैनाती की गई है। अभी तक करीबन 17 लाख से अधिक कावड़िए यहाँ से जल लेकर प्रस्थान कर चुके हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी। सभी जगह ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करने की जो हमारी जो प्लानिंग है उसको भी आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जैसे 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स का आगमन होगा। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में टोल टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में टाटा मैजिक संचालकों ने टोल प्लाजा पर सांकेतिक धरना दिया। यूनियन अध्यक्ष अधिवक्ता रविराज के नेतृत्व में जसपुर और काशीपुर के मैजिक चालक हल्दुआ चौराहा के टोल प्लाजा पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शुरुआत में टोल टैक्स 400 रुपए था, जिसे बढ़ाकर करीब 1400 रुपए कर दिया गया है। सिर्फ 4 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने के बावजूद इतना अधिक शुल्क वसूला जा रहा है। मेंटेनेंस, परमिट, फिटनेस और बीमा खर्च के साथ घटती आमदनी का हवाला देते हुए चालकों ने टोल शुल्क फिर से 400 रुपए करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। जसपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड के अंदर हमारे टोल प्लाजा जगतपुर पट्टी टोल प्लाजा पड़ता है, जो कि हमारा रोड जसपुर टू काशीपुर है। हम 18 किलोमीटर की दूरी में दायरे में चलते हैं, जिसमें कि हमारी जो दूरी है इसकी टोल पे चलने की वो मात्र 4 किलोमीटर की है। इससे ज़्यादा हम नहीं चलते हैं। लेकिन जब से ये टोल बना है उसकी स्टार्टिंग में हम मैजिक वालों से मात्र 400 रुपये लिया जाता था और आज जब भी इसका टेंडर बढ़ता जाता है, मतलब कभी 100 रुपये कभी 200 रुपये करते करते आज इसका 1300-1400 रुपये इसका आ गया है। यहाँ पर हमारे मैजिक स्टाफ यूनियन वाले सभी लोग उपस्थित हैं। जो हमारी मेन समस्या है जो धरने की, वो टोल को लेकर के है, क्योंकि टोल ही प्लाजा ये जब से बना है करीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं। तो शुरू में 400 रुपया इसका अमाउंट रखा गया था हमारे टाटा मैजिक के लिए पास का, जो कि हम जसपुर से काशीपुर 18 किलोमीटर की रेंज में चलते हैं और टोल हमें कुल 2 किलोमीटर एक तरफ से 2 एक तरफ से पड़ता है। हमारी ये सबसे पहली मांग, हम टोल प्लाजा पर धरने पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं अपनी बात को रखने के लिए। समय शुरू में जब टोल आया था तो यहाँ पास 400 रुपये का था, तो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते वो जो पास है वो 150 का हो चुका है, जिससे कि हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और साल भर हर साल एग्रीमेंट कोई नई कंपनी आती है 100 रुपये बढ़ा देती है। तो हमारी ये मांग है यहाँ पे बैठने पे हमारा जो कहना है कि हमारा टोल जो है दोबारा 400 रुपये कर दिया जाए। इससे हम बहुत परेशान हैं। कभी तो हमारे 200 बढ़ जाते हैं, कभी 400 रुपये से चालू हुआ था, आज 1400-1300 रुपये में किससे 1200 ले रहे हैं, किससे 1100 ले रहे हैं। इस वजह से हम लोग मजदूर आदमी हैं, सब जितने भी हैं मैजिक वाले, हमारे इसका समाधान माफ़ होना चाहिए। पहले टोल हमारा सस्ता था, अभी उन लोगों ने जब टेंडर चेंज होता है ये टोल बढ़ाते रहते हैं। हमारा समस्या हमारे आगे गंभीर ये है कि इस रोड ये जो NH 74 जो नेशनल हाईवे है, यहाँ पर ई-रिक्शा और ये CNG टेम्पो वालों ने हमारा मतलब जीना दुश्वार कर रखा है सर। बहुत परेशान हैं हम लोग। हमारी रोजी रोटी को लेकर हम इतने परेशान हैं कि हम लोग सही से कार्य नहीं कर पा रहे हैं अपना। वहीं उत्तराखंड के कोटवाड़ बेस अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं पर फिर सवाल उठे हैं। आरोप है कि अस्पताल में पिछले 2 सालों से एक्सपायर हो चुकी एक्सरे मशीन से मरीजों की जांच की जा रही है। इसे मरीजों की सुरक्षा के साथ गंभीर लापरवाही बताया जा रहा है। बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि अस्पताल प्रशासन पहले ही शासन और विधानसभा अध्यक्ष को इस समस्या से अवगत करा चुका था, लेकिन अब तक नई मशीन नहीं मिली। उन्होंने जल्द नई एक्सरे मशीन और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की है। मार्च दिसंबर 2024 में इसको पूरे हो चुके थे, यानी कि 2 साल से जो कोटद्वार की जनता है, जो पहाड़ों से बेस अस्पताल कोटद्वार में इलाज कराने आती है और खासकर एक्सरे कराने आती है, वो एक तरह से एक्सपायरी एक्सरे करवा रहे थे। वहीं हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा। बता दें कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने महादेव की पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं दक्षेश्वर महादेव मंदिर के साथ हरिद्वार के अन्य प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। धार्मिक मान्यता है कि सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल
कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान रहते हैं। इसी वजह से सावन के पहले सोमवार पर दूर दराज इलाकों से हजारों श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। वहीं अमरोहा में कांवड़ यात्रा के दौरान अलग अलग सड़क हादसों में एक कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। गजौला क्षेत्र में बाइक और टेम्पो की टक्कर में 11 लोग घायल हुए, जिनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं एक अन्य हादसे में संभल निवासी अमित की जान चली गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने कांवड़ियों से सावधानी बरतने की अपील की है। अरविंद कुमार, ग्राम गरवारा, पोस्ट असमली, जिला संभल। भैया का एक्सीडेंट होने के कारण इन्हों की मौत हो गई। कहाँ जा रहे थे? ये देहरादून बिरजघाट जा रहे थे, जल लेने जा रहे थे लगभग 1:30 बजे का नहीं, हाँ रात में। ये 2 है, एक इन्हों का याद था और एक ये थे। कैसे हुआ हादसा? वो पता नहीं, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, इसका मुझे पता नहीं। बस मुझे 4:30 बजे के बाद पता चली है कैसे ऐसे वो ख़त्म हो गए। फोन आया था पापा का। बस कितने लोग साथ थे? बस एक ही थे, इन्हों के याद थे बस। किस चीज़ से जा रहे थे? बाइक से। 29 साल, शादीशुदा था। एक लड़का था इन्होंने, हाँ अभी 2 से 3 महीने का वो। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।